राजधानी जयपुर, जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी नंबर को ऑफिशियली जारी नहीं कर रहे, कार्यकर्ताओं को दिया है। इसकी लॉन्चिंग 1 सितंबर के आसपास कोई प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। 2 और 3 को राज्यों में, जहाँ राज्य में हमारी सरकार है, वो मुख्यमंत्री को सदस्य बना करके प्रदेश अध्यक्ष को और नीचे को आइए भाई साहब, आइए ना। इसके बाद आप अभी आ गए, मैं आ गया, मिला मैसेज भी करवाया था भाई साहब, बाद में आए थे। वो संगठन का निर्देश है, नहीं पूरा कर तो मैंने जैसा कहा कि 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी को सदस्य बना करके राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग होगी। 2 और 3 में राज्यों को लॉन्चिंग, जहाँ हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री को सदस्य बनाएंगे। नीचे फिर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के बड़े नेताओं को 4 और 5 को प्रत्येक जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलों के स्तर पर सदस्यता के अभियान की लॉन्चिंग करने का काम पार्टी का चलेगा। इस संबंध में मुझे जानकारी देनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो उसको मैं प्रयास करूंगा समाधान। कार्यशाला में जो नेता आए थे, देर मौजूदगी में रही तो आपकी चले को लेकर भी हमारी नाराजगी जताई। संगठन का काम है, संगठन के काम में कल एक बहुत बड़ा पर्व रक्षाबंधन का हुआ है। इस कारण से उस सबके बाद भी हमारी जो अपेक्षा थी उसके लगभग 70% लोग आज इस बैठक में थे। कुछ लोगों ने अपने कारण, जैसे उदयपुर की विशेष स्थिति के कारण से उदयपुर देहात, उनको हमने छूट दे रखी थी। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति थी, उन्होंने अपने कहा इस कारण से, फिर भी ऐसा कहा जिम्मेदार लोग, तो उनको कुछ ने सूचना दी थी हम नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी पूछे ऐसा क्या कारण था, नहीं आया, उसकी बात है। देखिए, राजस्थान को 5 साल तक राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को पूरी तरह से उस समय की सरकार ने पैरों से रोंदने का काम किया। हम जगह जगह देख रहे थे। अभी राजस्थान में पिछले दिसंबर में सरकार बदलने के बाद भजनलाल जी के नेतृत्व में एक प्रभावी कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार लगातार कर रही है। जहाँ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का काम किया, वहीं जितने भी पेपर लीक के मामले थे उनको भी एसओजी को और सीएजी को देकर के उसको प्रायोरिटी के बेस पर काम शुरू करना और बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी का। इसलिए चाहे एडल्ट्रेशन का विषय हो, चाहे आबकारी का विषय हो, हर विषय के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर सरकार काम कर रही है। मैंने देखा 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। एक बार विस्तृत विवरण मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, आने के बाद उसके ऊपर कमेंट करने की बात होगी कि वो बहुत ही हीनियस क्राइम था। पहली बात तो लॉ को प्रोसेस लेने में, निर्णय तक पहुंचने में बहुत समय निकला। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसमें क्या रहा, कैसा रहा, एक बार देखने के बाद ही उसके ऊपर कोई कमेंट होगा तो पार्टी का। आप बीच में आ गया। इनको ऊपर से भी निर्देश है, विषय एक विषय। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। नमस्कार सबको। आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ। हमारे प्रभारी जी आए हुए थे, उनका उद्बोधन बहुत शानदार था, रुचिकर भी था। देखिए, एक सब्जेक्ट है जिसके लिए मुझे आपसे वार्ता करनी है, उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी करना है और समझाना भी है। वो सब्जेक्ट है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री ये टर्मिनोलॉजी 1950 के आसपास पंडित नेहरू के समय शुरू हुई थी और ये सोचा गया कि भाई स्पेस के सेक्टर में कोई अनुभवी आदमी हमारे देश में काम कर रहा है, विदेश में कर रहा है, तो एक आईएएस
की बजाय अगर वो काम करे तो बेहतर रहेगा, ये सोचा गया। तो इक्का दुक्का उन्होंने भी लिया, उनके समय शुरू हुआ, उन्होंने नियुक्तियां भी दी। इंदिरा जी के समय भी वो जारी रहा लेटरल एंट्री का विषय, राजीव गांधी जी के समय भी जारी रहा। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ही कोई पहली बार शुरू किया। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब एक ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना 2005 में, और उस कमीशन ने रिपोर्ट दी कि आप इसको व्यवस्थित करिए, स्ट्रीमलाइन करिए। ये ऐसा नहीं है मर्जी आओ जिसको ले लो, और कोई और इंटेलिजेंट है वो छूट गया, आपका पैरामीटर क्या है। तो 2014 तक ये सरकार में थे, अपनी ही जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसको लागू नहीं कर पाए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उनके सामने भी ये लेटरल एंट्री का विषय आया, तो इन्होंने कहा इसको आप नीति आयोग को दे दो, इसको व्यवस्थित करना है। फिर 2017 में नीति आयोग में इसका प्रेजेंटेशन हुआ, और उस प्रेजेंटेशन के बाद ये लेटरल एंट्री का विषय व्यवस्थित हुआ, और यूपीएससी को ये काम दिया गया कि आप सारे चीजों का रूल्स रेगुलेशन करके इनका सिलेक्शन करेंगे, और इनकी जो सेवा अवधि होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, और अवधि भी निर्धारित की 3 साल। तो पहले तो ये विषय है कि इट इज नॉट ए परमानेंट जॉब, नंबर 1। दूसरा विषय है कि यूपीएससी जो IAS IPS की वैकेंसी निकालते हैं उससे ये अलग है, संख्या भी बहुत कम रहती है। इस बार जो एक यूपीएससी को लेटर भेजा गया DOPT की तरफ से, और उसके बाद ये सोशल मीडिया में विषय बड़ा बना। मैं भी कल मेरे क्षेत्र में था, मुझे भी कुछ आपके साथियों ने जब ये प्रश्न किया तो मैंने कहा सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं लेटरल एंट्री के, सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपने कैसे उनको 1976 में सीधा ही फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया जी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है, मोन्टेंग सिंह आलूवालिया भी उदाहरण है, और कितने ही नाम ले सकता हूं विमल जालान से लेकर। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एक शानदार निर्णय लिया कि, और इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार संवेदनशील सुनती है सबकी। कल हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने आपको डेटा देकर के कहा था कि ये जितनी वैकेंसी जाती है साल भर में उसके 0.5% है, लेकिन फिर भी आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में जो MOS है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो DOPT को भी देखते हैं, उन्होंने यूपीएससी को लेटर लिखा कि सोशल जस्टिस का मुद्दा जब तक सेटल नहीं हो तब तक हम इसको विड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब रिजर्वेशन के प्रति भी नरेंद्र मोदी जी की नीति स्पष्ट है, सोशल जस्टिस के प्रति भी नीति स्पष्ट है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। ये विषय मुझे आपको कहना था। अब आपके इसमें प्रश्न होंगे। ये विषय जो है वो विषय थोड़ा इससे अलग है। वो विषय है, एक सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया, और वो फैसला था कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का सब कैटेगराइजेशन, आर्टिकल 341 में ये मामला गया। 341 में SC की जातियां कौन कौन सी होती है वो लिखा है, लेकिन इस फैसले में SC और ST उन्होंने दोनों ही ले लिया, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। एक तो विषय उनके सामने ये था, सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये विषय पंजाब से चला, आंध्रा में गया, कर्नाटका में गया, और फिर सारी PIL एक जगह आई। उस विषय में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इस फैसले के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया वो तो है कि क्या शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर होना चाहिए, हो सकता है क्या, दिक्कत क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशन है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जजमेंट। लेकिन जजमेंट का पार्ट क्या है,
जजमेंट का पार्ट ये है कि अगर राज्य सरकारें चाहें, उन्होंने केंद्र सरकार को निर्देशित नहीं किया जी वर्डिक्ट में, अगर राज्य सरकारें चाहें तो शेड्यूल कास्ट का आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। और उसके 2 शर्तें लगा दी। नंबर 1 कि आप क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे कि इन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है सर्विसेज में। दूसरा, जिस जाति को आप सब कैटेगराइजेशन करके अलग रिजर्वेशन देना चाहते हो उसको 100% नहीं दे सकते, जो एससी के लिए रिजर्व उसका परसेंटेज का। तो ये 2 कंडीशन लगा करके उन्होंने फैसला दिया। अब हमारे विपक्ष के साथी हर फैसले का कई बार गलत अर्थ लगाते हैं, कई बार मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अपप्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। इसलिए इन्होंने भ्रम फैलाया पहले तो कि मोदी सरकार ने इसमें क्रीमी लेयर कर दी। तो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित सारे एमपी 9 अगस्त को प्रधानमंत्री जी से मिले 10 बजे, प्रातः 10 बजे कि साहब हम सत्र में भी देखते हैं और मीडिया के माध्यम से भी ऐसे समाचार आ रहे हैं, ये क्रीमी लेयर हमारे पे लागू हो गया क्या? तो उन्होंने कहा आप लिख के दो। तो उन्होंने लिख के दिया और ये भी उसमें रिक्वेस्ट थी कि आप ये भ्रम दूर करेंगे। तो उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को रखा और डिसीजन लिया कि क्रीमी लेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डिसीजन और ये अनुसूचित जाति और जनजाति पे लागू नहीं है, ये कहा और उसका अश्विनी वैष्णव जी ने पेश करके आपको बताया। तो ये 2 बातें अलग अलग है और जो पंथ का विषय है वो संगठन अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। सरकार ने मीटिंगें ली है, सरकार ने प्रदेश लेवल पे भी मीटिंग ली है, सरकार ने आईजी और जो डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारे एसपी सबको इसके लिए पाबंद किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति बनी रहे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।